हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लैटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक हालात या पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल के पॉलिटिकल कंडीशन को डिस्कस किया था। तो देखते हैं कि थोड़ा सा उससे लेके देखते हैं कि उससे इसमें क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, तो उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो शुरुआत जो उनका जो पॉलिटिकल जो एरिया था, तो एरिया आपका गांव से स्टार्ट हुआ था या फिर कुल से स्टार्ट हुआ था। कुल जैसे देखिए, कुल ये कुलप का लीजिए, कुलप से आपका ग्रामीण आ जाएगा, कुल ही कर लीजिए। चलिए, कुल ग्राम विस जन। ठीक है, तो इस यहां तक हमारा ऋग वैदिक पीरियड में था। ठीक है, यहां से इतना बड़ा तक हुआ था। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल या लैटर वैदिक पीरियड में हम जनपद के स्थिति तक पहुंचते हैं। ठीक है, जनपद कहिए या जनपदा कहिए, बात एक ही है। ठीक है, ये कब पहुंचेंगे? LVP, लैटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो अब ये इलाका इतना बड़ा हो गया। ठीक है, और ये जनपद कितना बड़ा होगा थोड़ी देर बाद बताते हैं। जब हम इस सतपति के बारे में बताएंगे कि सतपति का जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसको पूरे एक्सप्लेन कर देंगे कि तो पता चल जाएगा ये जनपद कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए शुरुआत के लिए बस इतना रखिए कि उत्तर वैदिक काल या लैटर वैदिक पीरियड में जो एरिया था, जो गवर्नेंस का जो इलाका था या जो शासन करने का जो इलाका था, वो हमारा कुल ग्राम विस जन से आगे बढ़ के अब जनपद तक पहुंच गया है। और इससे अगला जो बाद आएगा, जो कि लैटर वैदिक पीरियड के या उत्तर वैदिक काल के बाद आता है, महाजनपद काल। वहां पे महाजनपद जितना बड़ा हो जाएगा, जन जनपद महाजनपद, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे इलाका बड़ा होते चले जा रहा है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में एक और बदलाव हुआ था, और वो बदलाव ये हुआ था कि ऋग वैदिक पीरियड में हम गायों के लिए सबसे अधिक लड़ाई हुआ करता था, जगह के लिए कम हुआ करता था। मतलब क्षेत्र के लिए, कोई भी क्षेत्र का नाम नहीं मिलता है उसके लिए, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ा गया हो। ठीक है, बेसिक जो लड़ाई होता था वो गायों के लिए, ज्यादातर लड़ाई गायों के लिए होता था। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि अब क्षेत्र के लिए अधिक लड़ाई होने लगे और गायों के लिए कम लड़ाई होने लगे। ठीक है, मतलब ये किससे क्या मतलब निकलता है कि अब क्षेत्र अधिक इंपॉर्टेंट हो गया था कि अब इलाका, देखिए जो राजा शासन करना है तो आपको इलाका चाहिए, इलाका रहेगा तभी आप शासन कीजिएगा। ठीक है, तो पहले कबीलाई तंत्र था, अब राजा का जो राजत्व है वो धीरे धीरे स्थापित होते जा रहा है, तो अब इलाका या क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल से एक ये बदलाव आया कि पहले गायों के लिए ज्यादा लड़ाई होता था, अब क्षेत्र के लिए लड़ाई ज्यादा होने लगा। दूसरा कि पहले जन तक था, अब जनपद तक पहुंच गया वो, तो मतलब इलाका और बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें एक और है कि आयरन का भी रोल कहा जाता है कि पहले यहाँ तक आयरन नहीं था ऋग वैदिक पीरियड में, मतलब आयरन या लोहा नहीं था। ठीक है, और बाद में 950 ईस्वी के बाद में आसपास माना जाता है, कुछ जगह आजकल तो और पीछे माना जाता है, 1920 के आसपास तक भी पहुंच जा रहा है आयरन का ये। ठीक है, वो बात की चीज है। प्रचलन में जो थोड़ा सा ज्यादा हथियार के रूप में जो ज्यादा प्रचलन में आता है वो उत्तर वैदिक काल में आता है, और कृषि उपकरण वगैरह में जो प्रचलन आता है तो वो महाजनपद काल वगैरह में आता है। तब खेती और बढ़ेगा तो और ज्यादा नगरीकरण होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि ये जनपद वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरा कॉन्सेप्ट की गाय के लिए जगह, क्षेत्र के लिए लड़ाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए राज्यत्व के सिद्धांत या थियरी ऑफ किंगशिप में क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा था कि पहले हमने दो चीज देखा था, एक तो है कि आपका हेरिडिटी से आ रहा था, वंशानुगत, और दूसरा आगे इलेक्शन हो रहा था।
या चुना जहाँ पर, तो राजा आपका दो तरीके से बन रहा है। एक आपका हेरिडिटी से या वंशानुगत रूप में, अगर दादाजी है तो पिता बन रहा है, पोता बन रहा है, उसके बाद वाला फिर उसी परिवार में रहेगा। दूसरा है कि टैलेंट के बेसिस पे जो जिसमें टैलेंट है उसको चुना जाएगा और वह शासन को चलाएगा। ठीक है। अब इस काल में बदलाव ये आ रहा है और ये दो किताब में मिलता है। तो एक आपका इतरेय ब्राह्मण और एक तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, यहाँ पे मिलता है सोम का राजा बनने का उल्लेख, यहाँ बनता है इंद्र के राजा बनने का उल्लेख। ठीक है, इसमें दिया हुआ है तैत्तिरीय ब्राह्मण में कि देवता लोग दानवों से या फिर राक्षसों से कह लीजिए उनसे युद्ध हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो फिर वो ब्रह्मा के पास जाते हैं या प्रजापति के पास जाते हैं, ऐसे कह लीजिए, और प्रजापति सोम को नियुक्त करता है इन लोगों का राजा, और फिर सोम उस लड़ाई को जीतता है। ठीक है, तो इतने ब्राह्मण में कौन राजा बना है? सोम। कैसे बना है कि प्रजापति ने उसे अपॉइंट किया था या नियुक्त किया था, मतलब नियुक्ति से वो राजा बन रहा है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में दिया है कि देवता लोग एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ से जब प्रजापति या ब्रह्मा आते हैं तो फिर वो एक राजा की नियुक्ति करते हैं और वो राजा होता है आपका देवताओं का इंद्र। ठीक है, दो जगह दो है, लेकिन नियुक्ति का तरीका क्या है? तो मतलब तो वो उसे अपॉइंट किया है, ठीक है, या उसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर ये लोग अपने दानों से लड़ता है और अपना जीतता है, जैसे करता है। ठीक है, तो ये राजत्व का सिद्धांत में एक परिवर्तन है कि आपका नियुक्त कर दे रहा है। ठीक है, और एक बाहरी एक ताकत है जो कि आपको नियुक्ति दे रहा है। ठीक है, तो ये एक बदलाव आया जो कि आपका उत्तर वैदिक काल में आया था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो उस नियुक्ति में भी एक चीज और देखते हैं कि वहां एक दैवीय सिद्धांत आ रहा है कि आपका प्रजापति या ब्रह्मा को नियुक्त कर रहे हैं, किसे? राजा को। तो ये दैवीय सिद्धांत की तरफ धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जा रहा है ये। ठीक है, तो ये हुआ राजत्व का सिद्धांत है ये। अब इसके बाद में आते हैं कि अलग अलग जगह के राजा को उस समय अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। जैसे ये हुआ आपका नॉर्थ, ये हुआ आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, उत्तर तो दक्षिण अपने हो गया, ये पूर्व तो ये पश्चिम अपने हो गया। ठीक है, तो उत्तर में कहा जाता था राजा को विराट, मध्य में कहा जाता था राजा, मतलब मध्य भारत में यहां पे कहा जाता था भोज। ठीक है, यहां पे कहा जाता था सम्राट और यहां पर कहा जाता था स्वराट। तो भारत के 5 इलाकों में राजा को 5 नाम से पुकारा जाता था। पूरब में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराज, दक्षिण में भोज और बीच में जो होता था यहाँ पे राजा होता था, इसे राजा कहा जाता था। ठीक है, ये इसका सेकंड कॉन्सेप्ट था। अब राजा के ही कॉन्सेप्ट में तीसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में है कि यहाँ पे 3 यज्ञ हुआ करते थे। एक है आपका राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और एक और होता था वाजपेयी यज्ञ।
ठीक है, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी, 3 यज्ञ हो गए। तो ये चीजों से भी राजा का शक्ति को बढ़ाया जाता था। कैसे बढ़ता है तो वो देखते हैं। एक तो राजसूय यज्ञ है, तो इसी का एक हिस्सा होता था आपका राज्याभिषेक। राजसूय यज्ञ का ही एक हिस्सा होता था आपका राज्याभिषेक। ठीक है, और राजसूय यज्ञ मतलब एक बड़ा रूप कर लीजिए, उसका छोटा सा एक हिस्सा राज्याभिषेक, जो कि टीवी सीरियल वगैरह में देखे होंगे कि मुकुट पहनाए, दरबार के बीच में मुकुट पहनाया जाता था, तो वो था राज्याभिषेक। लेकिन जो यज्ञ होता था वो था आपका राजसूय यज्ञ। इसमें माना जाता था इस यज्ञ के बाद कि वरुण देवता राजा के शरीर में आ जाते थे और उसे ताकत देते थे या ताकतवर बनाते थे, या फिर रित को चलाने में मदद करते थे। ठीक है, वरुण बेसिकली वरुण को माना जाता है कि वो रित को, जो सृष्टि जैसे काम कर रहा है उसको ठीक से काम करने में मदद करता है, तो उसे रित कहा जाता है। क्वेश्चन भी आता है तो रित को चलाने वाला देवता कौन था, तो वो था आपका वरुण। ठीक, तो रित को चलाने में मतलब राजा का क्या काम है कि कोई भी जो सिस्टम जो काम कर रहा है पूरे क्षेत्र में वो ठीक से काम करना चाहिए। तो वैसे ही वरुण भी पूरे जो ब्रह्मांड या पूरे जो सृष्टि का लिए ठीक से काम करे, तो उसके लिए वरुण को किया गया था। तो उसी तरह राजा भी सेम टाइप का काम कर रहा है, इसीलिए एक सिमिलैरिटी है, तो वो वरुण उसके शरीर में आता था, जो ये माना जाता था। सेकंड है आपका अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में आपका घोड़ा छोड़ा जाता था, और ये घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजरता था उस सभी क्षेत्र को इस राजा का मान लिया जाता था, या फिर लोग अधीनता स्वीकार कर लेते थे, या फिर ये टैक्स देते थे। बाद में हो सकता है कि ये टैक्स देते हो बाद में, क्योंकि हार गए हैं तो आप या तो गिफ्ट दीजिए या टैक्स दीजिए, अधीनता स्वीकार कीजिए, कुछ तो करना था। और तीसरा है आपका वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ में कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स करवाया जाता था, और जिसमें इन जनरल होता था कि राजा जीत जाता था, या तो जीत जाता था या फिर राजा को जितवाया जाता था। और चूंकि ये जो कॉम्पिटिशन्स होता था ये होता था आपका भरे पब्लिक के बीच में। अब राजा अगर हर कंपटीशन में जीतेगा तो पब्लिक के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हाँ राजा बहुत इफिशिएंट है, या बहुत ही कुशल है, बहुत ताकतवर है, तो इसका बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, ये राजा उसका रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो उस चीज को स्थापित कर देता था ये यज्ञ के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 तरह के यज्ञ हो रहे हैं क्योंकि राजा को ताकत को बढ़ाने वाले थे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, तो अब चलिए फिर इसी राजत्व में या मतलब राजनीतिक व्यवस्था में अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल में आपका टैक्सेशन नहीं चल रहा था या नहीं होता था, या टैक्स राजा को नहीं मिलता था, कर या टैक्स क्या था, या गिफ्ट मिलता था, मतलब समय समय पे उसे गिफ्ट मिलता था। और गिफ्ट के रूप में क्या है, मतलब चावल दिया है, दाल है, सब्जी है, फल है, दूध है, तो वो सब मिल जाता था, तो सब चल जाता था। ठीक है, या फिर जो लड़ाई से वो लोग लूट के लाते थे उसे अपने कबीला में सभी को बांटा जाता था। तो 2 तरीके से इनके पास इनकम आ रहा था। ठीक है, और जो ये था आपका कंडीशन का, तो ऋग वैदिक पीरियड में, अब लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि अब यहाँ पे टैक्स मिलने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स का नियम बन जाता है और टैक्स इनको मिलने लगा। लेकिन चूंकि इस समय आपका कृषि या एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि जब अच्छे तरह से तब होगा जब लोहा का इस्तेमाल बहुत अच्छा से लोग खेती में करेगा, लोहा का उपकरण का। बिना लोहा के अब जमीन को ठीक से जोत नहीं सकते हैं, जब ठीक से जुतेगा नहीं तो जब तक गहरी जुताई नहीं होगा तब प्रॉपर आपको उपज नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक वो आयरन मतलब जब तक एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रहा है तब तक उपज कम है। अब जो उपज कम है तो जाहिर है कि जो किसान है वो टैक्स कम दे सकता है। जब टैक्स कम देगा तो जाहिर है कि राजा के पास कम पैसा है। अब कम पैसा है
तो उसका क्या क्या असर पड़ेगा, तो वो देखते हैं। टैक्स मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है, इसमें होगा कि आपके पास कम अधिकारी रहेंगे। लेस ऑफिसर्स, ठीक है। अब लेस ऑफिसर्स में है तो देखते हैं कौन कौन से ऑफिसर्स थे और ये क्या बदलाव आया था, ऋग्वैदिक काल में क्या था और उत्तरवैदिक काल में क्या थे, ये पता चलेगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के ये अधिकारी थे, उत्तरवैदिक काल के ये अधिकारी थे। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, मेन है, थोड़े से और जुड़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो उस जब जुड़ेंगे तब देखेंगे, अभी इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहां तक पहुंचेंगे। इस समय तो 12 ही थे, बाकी इसमें थोड़ा सा ज्यादा जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में पुरोहित थे, सेनानी थे, कुलक थे, ग्रामीणी, विस्पति, ब्राजपति, स्पर्श दूत, पूरक, सुत, रथकार, कर्मकार और कर्मकार को कर्मारा को कर्मादि कहते थे, ठीक है। तो ये इधर 12 थे। इसके बारे में मैंने इधर बताया था, पुरोहित बताया था, सेनानी सेना वाला, कुलक कुल का, घर वाला, ग्राम का, विस्पति हो गया, ब्राजपति। तो ब्राजपति आपका ये सब इन जनरल जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा वैसे एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि कंपेरिजन कर रहा है तो बस मैं बता दे रहा हूँ, बाकी एग्जाम से इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ब्राजपति मतलब जो खाली जमीन होता था, जहाँ गोचर जमीन होता था, उसका ये हेड होता था। स्पर्श मतलब आपका जासूस होता था। दूत मतलब जो संदेश को इधर उधर ले जा रहा है, दूत होता था। पूरब मतलब आपका पुर या जो आपका किला होता था, किला का वो रक्षा करता था। सुत मतलब रथ को चलाता था, रथकार रथ को बनाने वाला था। और कमार जो कि कमार या कमादी जो कि आपका क्राफ्ट होता था, जो कि हैंडीक्राफ्ट तो उससे बनता था, तो उसका वो ऑफिशियल था, उसका देखभाल किया करता था, ठीक है। तो ये था आपके 12। इधर के 12 देखते हैं। ये पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, समझ रहे हैं। महिषी, तो महिषी आपकी रानी हो गई। युवराज तो समझ ही रहे हैं, ग्रामीणी समझ ही रहे हैं, सूत रथ बना रहा है, ठीक है। संग्रहिती ये आपका ट्रेजरर था, ठीक है। ये खजांची कर लीजिए, ठीक है। ये भागादुगा का टैक्स कलेक्टर था, ये टैक्स को उठा के ला रहा है और ये खजाना में जमा कर रख रहा है। संग्रहिती संग्रह करके रख रहा है, भागादुगा ने भाग दौड़ करके आपका टैक्स को ला रहा है, ठीक है। ये आपका द्वारपाल था, ये द्वारपाल था। अक्षवा आपका डाइस खेलता था आप किसके साथ, और गोवी कर्तन आपका शिकार। छत्री आपका द्वारपाल का काम करता था। अक्षवाप आपका मतलब पासा खेलता था राजा के साथ। पालाकर राजा का दोस्त हुआ करता था। गोवी कर्तन आपका शिकार करने की राजा करता था। तो ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से खास करके कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं वैसे, ये दोनों को थोड़ा बहुत रख सकते हैं क्योंकि तो टैक्स से संबंधित था। यहाँ देखिए टैक्स का एक मेन जो इतना बताने का मेन पर्पस ये था कि यहाँ पे टैक्स का एक भी ऑफिसर नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां से बिल्डअप करना है। यहाँ पे देखिए टैक्स नहीं उठता था तो टैक्स का ऑफिसर नहीं है। यहाँ टैक्स उठना शुरू हुआ तो देखिए टैक्स का आपका 2 ऑफिसर आ गया, एक संग्रहित्री और एक भागदुगा। टैक्स उठा के ये ला रहा है, खजाना भी ये रख रहा है, ठीक है। तो पैसा आना स्टार्ट हुआ। अब पैसा आना स्टार्ट हुआ तो राजा का फरमाइश भी बढ़ा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैगन्स या फिर कह सके कि थोड़ा खर्च करने लगा। खर्च कहाँ कर रहा है वो देखिए। एक तो होता है कि आपका द्वारपाल रखना शुरू कर दिया, पहले द्वारपाल आपका नहीं था, छत्री। अक्षवाप जो आपको पासा खेलते थे, जो महाभारत में हुआ था, जो युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में पासा खेला था, तो उस पासा खेलने के लिए भी एक आदमी को ये रख लिया। पालागल या दोस्त, तो अब एक दोस्त भी रखना शुरू कर दिया। और एक गोवी कर्तन या शिकार खेलने के लिए भी एक आपका हेल्पर रखना शुरू कर दिया। तो ये सब जो कि आपको पहले नहीं थे, जो जरूरत की उतना जरूरत नहीं था, लेकिन अब रखने शुरू कर दिया। मतलब जरूरतें अब बढ़ रहा है या फिर इसका इनकम आ रहा है। जब इनकम आ रहा है तो जाहिर है अधिकारियों की संख्या बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इस समय तक भी
आपका सेना नहीं था इनके पास। सेना के लिए जो आपको ज्यादा सैलरी चाहिए, तो ज्यादा सैलरी देने के बाद आपको इतना पैसा नहीं आ रहा था, तो प्रॉपर जो स्टैंडिंग आर्मी कहा जाता है, तो स्टैंडिंग आर्मी इनके पास नहीं था। युद्ध के समय सभी को बोल उल के जुगाड़ कर लेते थे और लड़ने जाते थे। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी पहला बार आएगा तो आपका बिंबिसारा का आएगा। ठीक है, जो कि आपके हरक वंश का जो पहला राजा था बिंबिसार, उसके काल में पहला आपका स्टैंडिंग आर्मी है। क्वेश्चन ये आता है बहुत बार कि सबसे पहला स्टैंडिंग आर्मी किसका था, तो बिंबिसारा, जो आपका हरियक वंश का पहला राजा था बिंबिसार या बिंबिसारा, उसका सबसे पहला आपका स्टैंडिंग आर्मी था। उससे पहले स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करते थे। मतलब टैक्स उस समय ज्यादा उठने लगा, तो पैसा राजा के पास ज्यादा है, तो सैलरी ज्यादा लोगों को दे सकता है, तो उसने स्टैंडिंग आर्मी किया, जो खड़ा रखे। आर्मी हमेशा के लिए सालों भर आर्मी का ही काम करेगा। यहाँ है, कभी आप आर्मी का काम किया, कभी खेती कर रहे हैं, कभी आप मान लीजिए जुताई बना रहे हैं, कभी लकड़ी का भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, सब चल रहा है साथ में। ठीक है, तो सालों भर आप एक काम को तभी कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो स्टैंडिंग आर्मी यहाँ नहीं हुआ करता था। ठीक, तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक तो यहाँ सेना नहीं था, दूसरा क्या टैक्स कलेक्शन के लिए आपको ऑफिसर का नियुक्ति हो गया था। ठीक, और इधर देखिए कि यहाँ कुछ कुछ और जैसे क्या कहते हैं, रफ्तार है या पूरक है या दूत है, तो ये सब अधिकारी वहां पे नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे बदलाव आया था, यहां से वहां जाते जाते। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और होता है कि जब राजा जब राजसू यज्ञ करता था, तो राजसू यज्ञ के समय वो सभी अधिकारियों के पास जाता था और कहता कि आप मुझे अपना समर्थन दीजिएगा। ठीक है, और इस समय एक चीज और कह सकते हैं कि इसमें सभा समिति का इंपॉर्टेंस कुछ हद तक था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ज्यादा इंपॉर्टेंस था, उत्तरवैदिक काल में कुछ हद तक बचा हुआ था, लेकिन विदत पूरी तरह खत्म हो गया था। ठीक है, मतलब बहुत कम, विदत का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया था। ठीक है, और सभी अधिकारियों का नाम याद मत कीजिएगा, सभी का जरूरत नहीं पड़ता है एग्जाम में, ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था ये। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूं, याद मत कीजिएगा। जैसे आप सभा का देखिए, ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड और ये लेटर वैदिक पीरियड कर लीजिए। ठीक है, तो सभा का यहाँ पे आपका 8 बार चढ़ता था, यहाँ पे आपका 17 बार चढ़ता था। समिति का यहाँ पे आपका 9 बार चढ़ता था, इसमें 13 बार चढ़ता है। विदत का यहाँ पे 122 बार चर्चा है, या सिर्फ 22 बार चर्चा है। जब यहाँ देखिए ऋग्वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार चर्चा है, यहाँ बहुत कम चर्चा है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ हद इंपॉर्टेंस है, यहाँ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। इनका इंपॉर्टेंस इतना नहीं बढ़ा कि इस लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ता है, और राजा धीरे धीरे चीजों को अपने कंट्रोल में, क्योंकि दैवीय सिद्धांत आना स्टार्ट हो गया कि देवता से राजा को ये मिल रहा है। ठीक है, तो दैवीय सिद्धांत आएगा तो जाहिर है इन लोगों का इंपॉर्टेंस घटते चले जाएगा। ठीक है, तो ये लोग का कंडीशन धीरे धीरे खराब हो रहा है और घट रहा था इनका ये। ठीक है, और वैसे डेटा को याद मत कीजिएगा, डेटा काम का नहीं है, मतलब एग्जाम के लिए नहीं है, ये बस सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में 2-4 और हैं, अब अधिकारी है, कौन है, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। इससे एक और आइडिया पता चलेगा कि एरिया कितना बड़ा था इनका। तो एक था, एक कमादी तो हो गया। ठीक है, कमादी जो क्राफ्ट वाला, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट था उसका देखभाल किया करता था। ठीक है, और उसके बाद आता है सतपति, एक स्थापति, ठीक है, और एक था आपका जीव गृह या उग्र, ये था आपका पुलिस। ये ऋग्वेद में मिलता है और ये आपको उपनिषद में मिलता है। ठीक है, मतलब ऋग्वेदिक काल में भी पुलिस का काम कर रहा था, उत्तर वैदिक काल में भी पुलिस था, मतलब उस काल में पुलिस था। ठीक है, जो आपका सिविल काम हो या जो बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं, तो अंदर में जो कंट्रोलिंग चलता था वो पुलिस लोग इसका कंट्रोल करने में मदद करता था। ठीक है, स्थापति, जो राज्य मान लिया आपका इतना बड़ा है, तो बाहरी इलाका में मान लिया आपका जंगली इलाका वगैरह है,
तो उस चीज को कंट्रोल करने वाला जो दुर्जन इलाके थे उसको कंट्रोल करने वाला आपका स्थापति हुआ करता था। ठीक है, जो बाहर वाले टाइप के इलाके होते थे या जो जो दुश्मन लोग रहा करते उस इलाके के आसपास में स्थापति ध्यान देता था। और ये सतपति, तो सतपति 100 गांव का को देखभाल करता है। सत से 100 गांव का ये, ठीक है, सतपति 100 गांव का देखभाल किया करता था। ठीक है, अब यहां से आपको जनपद में कितना बड़ा हो सकता है उसका आइडिया एक हो सकता है। देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, एक राजा के अंदर कितना सतपति हो सकता है? 10, 12, 15 के आसपास में और क्या होंगे। ठीक है, वो हिसाब से आप कहिए। अब इसको जोड़ लीजिए, एक राज्य, एक मतलब एक जनपद में कितने गांव हो सकते हैं? चलिए आपको 1200 से 1500 के आसपास अप्रोक्स आप इतना मान सकते हैं कि इतने में भी होते होंगे। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, किसी का बड़ा होगा तो और बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा तो और छोटा होगा। ठीक है, अब झारखंड से इसका तुलना करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन इसका हो सकता है। तो झारखंड में आपका करीब 32,000 के आसपास गांव। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही है लेकिन मैं अभी 32,000 ही लेता हूँ। ठीक है, अब 32,000 को 24 जिला में गुना मतलब डिवाइड कर दीजिए तो आपका 1333 के आसपास आएगा। तो इसको 1300 ही ले लेते हैं। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कितने जिला हो सकते हैं? 1300 के आसपास। तो मैं पहले ही कहा था, जैसे मान लीजिए जन है तो आपका ब्लॉक लेवल तक का ये होगा और जनपद है फिर डिस्ट्रिक्ट तक का ये जा रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट में 1300 के गांव के आसपास, तो हाँ इतना हो सकते हैं वैसे। ठीक है, अब इसमें अगर 13 से 15 अगर मान लीजिए आपका क्या कहते हैं सतपति रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना अधिकारी यहाँ रह सकते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। ठीक है, तो जनपद का इलाका मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट के आसपास का होगा। और एक जब महाजनपद काल में देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा कि वो एक स्टेट के लेवल पे जा रहा है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा वाला खेला वहां पे भी है। ठीक है, लेकिन एक स्टेट लेवल के आसपास पे जाएगा वो। ठीक है, तो जब उसको देखेंगे तो उसमें जाएंगे। तो ये बेसिक आइडिया देता है कि एक जनपद का इलाका कितना बड़ा हो सकता था उस समय। ठीक है, और पॉलिटिकल कंडीशन में कुछ इतना ही था। एक चीज और थोड़ा सा कर सकते हैं कि सभा समिति थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहा था राजा को, अभी भी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, और जो पुरोहित था तो पुरोहित भी थोड़ा बहुत राजा पे कंट्रोल रखता था, क्योंकि पुरोहित धर्म के हिसाब से बताता था धर्म ये है, धर्म ये है, या फिर धर्म सम्मत ये है, धर्म सम्मत ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी राजा पे कंट्रोल के रूप में कार्य करता था। तो सभा समिति थोड़ा बहुत बाई चांस थोड़ा बहुत, पुरोहित थोड़ा उससे ज्यादा कंट्रोल करता था। और जो अधिकारी लोग थे, क्योंकि 12 रत्नी के सभी के घर जाना पड़ता था राजसूय यज्ञ में उसका सपोर्ट को हासिल करने के लिए। जब राजा को अपना ऑफिसर के घर जाना पड़ रहा है, मतलब जाहिर कि कहीं ना कहीं कोई डिपेंडेंसी है, तो जाहिर कि वो भी थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल रहता होगा। तो राजा एकदम से इंडिपेंडेंट नहीं हो गया था कि कुछ भी डिसीजन ले रहा है और कोई भी चीज लागू करवा रहा है, तो उस हालत तक कभी नहीं पहुंचा था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक हालत में इतना ही था। अब कल हम उत्तर वैदिक काल का मतलब ऋग वैदिक काल का इकोनॉमी और उत्तर वैदिक काल का इकोनॉमी को देखते हैं। थैंक यू।